अमृतग्राम नाम के छोटे से गांव में बरसात का महीना पूरी तरह से अपने रंग में आ चुका था। बारिश लगातार धरती पर बरस रही थी, जिससे हर तरफ हरियाली छा गई थी। चारों ओर सिर्फ बारिश की टप-टप और बहते पानी की मधुर आवाजें सुनाई दे रही थीं। गांव के सभी रास्ते कीचड़ से भर गए थे और लोग अपने घरों में ही दुबके हुए थे। इस शांत और प्राकृतिक वातावरण में गांव की एक छोटी सी झोपड़ी में रामू और शांति नाम के पति और पत्नी रहते थे। शांति, सरकार से इस बार काफी ज्यादा राशन आया है। गांव में गाड़ियां भर भर के राशन आया है, लेकिन मुखिया जी तो उसे बांटने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। हमारा क्या होगा? रामू बच्चा भी भूखा है और अब तो गैस भी नहीं बचा। कब तक ऐसे झेंगे हम? हाँ शांति, अब और नहीं। बारिश जरा भी हल्की हुई ना तो मैं खुद ही जाऊंगा मुखिया के घर और पूछूंगा कि आखिर वह राशन क्यों नहीं बांट रहे हैं। ये हमारा हक है, ये राशन हमारा हक है। राशन के लिए मैं बात करूंगा, नहीं तो हम लोग तो ऐसे ही भूख से मर जाएंगे। यह बारिश और ऊपर से खेतों में पानी, हम खाना कहाँ से लेकर आएंगे? वैसे भी गांव में किसी को हमारी परवाह तो है नहीं। गांव का मुखिया और सरपंच बैठकर आग ताप रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे। वे दोनों एक छोटे से कमरे में बैठे थे। अरे मुखिया जी, इस बार तो बारिश जैसे रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। कब से लगातार बारिश होती जा रही है। अरे प्रधान जी, तो होने दो बारिश, हमें क्या चिंता। हमारे घर तो राशन भर भर कर पड़ा है। इतना भरा है कि अगले 4-5 महीने भी बारिश ना रुके तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो होने दो बारिश को और बारिश में गर्मा गर्म चाय का आनंद लो। अरे मुखिया जी, सरकार से राशन तो भर भर के आया है। मैंने देखा है, अंदर राशन पहाड़ जैसा ढेर लगा पड़ा है। मगर आपने तो गांव वालों को अभी तक आधा राशन भी नहीं बांटा। सारा का सारा गोदाम में ही पड़ा है और मुझे पता है कुछ तो आपने बेच भी दिया है। अरे प्रधान जी, बस यही तो मेरी समझदारी है। गरीबों को जितना देना है उतना ही दो। ज्यादा देकर उनकी आदत क्यों बिगाड़नी? बाकी जो बचा वो मेरा और आप जैसे लोगों का है, फिर उन गरीबों को क्यों देना? बिल्कुल सही कहा मुखिया जी, बिल्कुल सही कहा। तभी तो आज हम आपके पास बैठे हैं, बारिश में गर्मा गर्म चाय के मजे ले रहे हैं। चिंता चिंता जैसे नाम की कोई चीज हमारे आस पास ही नहीं। और वह गरीब किसान देखो, इस बारिश में कैसे चिंता में डूबे हैं कि वे अपने खानों का बंदोबस्त कैसे करेंगे। अरे प्रधान जी, इस बार मैंने एक और चीज सोची है, एक चालाकी भरी योजना, जिससे अगली बार हमें और भी ज्यादा फायदा होगा और हम और ज्यादा राशन बेच पाएंगे। बारिश का सिलसिला धीरे धीरे कम हो जाता है। एक दिन रामू अपने दोस्त बिरजू के घर जाता है। अरे रामू भैया, क्या बात है? अभी अभी बारिश रुकी है और आप सीधा मेरे घर आ गए। आपका चेहरा देखकर लग रहा है कि कुछ बात तो जरूर है। जी हाँ बिरजू भैया, आपको तो अच्छी तरह से पता है कि पिछले कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है। इसी वजह से हमारे गांव की हालत बहुत खराब हो गई है। अब घर में राशन का एक भी दाना नहीं बचा। मेरे बच्चे भूख से रोते रोते सो जाते हैं। शांति भी बहुत परेशान है। घर का हाल देखकर मेरा मन बहुत दुखी हो रहा है। अरे हाँ रामू भैया, आपकी बात में दम तो है। बात तो आपकी बिल्कुल सही है। हमारे घर की हालत भी कुछ अलग नहीं है। कल तो बस किसी तरह बचा कुचा आटा पकाकर काम चला लिया। अब तो चूल्हा जलाने के लिए
कुछ भी नहीं बचा। लकड़ियां भी खत्म हो गई और बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही और अब इंतजार करना भी मुश्किल हो गया है भैया। हमें कुछ करना होगा। देखो बिट्टू भैया, बारिश अब रुक गई है और रास्ता भी थोड़ा साफ हो गया है। क्यों ना हम सीधा मुखिया जी के घर चलें, उनसे पूछेंगे कि राशन का क्या हुआ। इतना सारा राशन आया था, कब तक हम ऐसे ही भूखे बैठे रहेंगे। हमें अपने हक की आवाज तो एक ना एक दिन उठानी ही होगी। आपकी बातों में दम तो है भैया। राशन तो बहुत पहले ही गांव में आ गया था, लेकिन मुखिया जी ने अभी तक उस राशन को बांटा ही नहीं। अब समय आ गया है कि हम अपने लिए आवाज उठाएं। हाँ भैया, अब खामोश बैठने का वक्त नहीं है। क्यों ना हम गांव के और लोगों को भी साथ लेकर चलें। सब मिलकर मुखिया जी के घर जाएंगे और पूछेंगे कि गरीबों का हक आखिर कब मिलेगा। आज हमें अपनी आवाज बुलंद करनी होगी। रामू और बिरजू दोनों ही मुखिया जी के घर की ओर निकल पड़ते हैं। अरे रामू, रुको रुको भाई, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? बड़े दिनों बाद तो बारिश रुकी है, आओ थोड़ी देर हमारे साथ बैठो। अरे भैया, मुखिया जी के पास जा रहे हैं। राशन की गाड़ी आए बहुत समय हो गया है, लेकिन उन्होंने अभी तक राशन का एक भी दाना गांव में नहीं बांटा। उसी का जवाब लेने जा रहे हैं कि आखिर अभी तक उन्होंने राशन बांटा क्यों नहीं। हाँ हाँ रामू, यह तो तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। राशन आए तो वाकई काफी दिन हो गए हैं, उन्होंने अभी तक राशन बांटा ही नहीं। चलो चलो, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। पूछते हैं मुखिया जी से आखिर वह राशन क्यों नहीं बांट रहे हैं और उनका राशन बांटने का विचार कब तक है। थोड़ी ही देर में रामू, बिरजू और उनका दोस्त मुखिया जी के घर पहुंच जाते हैं। वे मुखिया जी के घर के सामने खड़े होकर दरवाजा खटखटाते हैं। मुखिया जी दरवाजा खोलते हैं और उन्हें देखते हैं। अरे रामू, बिरजू, तुम दोनों आज अचानक मेरे घर पर कैसे आ गए? सब कुछ ठीक तो है ना? मुखिया जी, अब छुपाने का कोई फायदा नहीं। हम सीधे सवाल करने आए हैं। जो सरकार की तरफ से राशन आया है, आप उसे गांव में क्यों नहीं बांट रहे हैं? हाँ हाँ मुखिया जी, रामू बिल्कुल सही कह रहा है। अब तो बारिश भी रुक चुकी है, रास्ते भी साफ हो गए हैं। अब बहाना बनाने का कोई फायदा नहीं। एक ओर गांव के लोग भूखे बैठे हैं और दूसरी ओर आप राशन दबा कर बैठे हैं। ऐसा क्यों? आप उस राशन को गांव वालों को क्यों नहीं बांट रहे हैं? अरे बिरजू, रामू, तुम कैसी बात कर रहे हो? राशन? कैसा राशन भाई? अभी तक कोई राशन नहीं आया है। नहीं नहीं, सरकार की तरफ से साफ कह दिया गया है कि जब तक बारिश पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाती, तब तक राशन नहीं भेजा जाएगा। अरे अरे अरे, मुखिया जी झूठ मत बोलिए। हमें सब पता है। ट्रक आया था, गोदाम में माल रखा गया था, कुछ लोगों को चुपचाप बांटा भी गया और कुछ बेच भी दिया गया, और आप कह रहे हैं कि राशन आया ही नहीं। अरे भाई रामू, मैं तुमसे झूठ बोलकर क्या हासिल करूंगा? अगर सच में राशन आया होता तो मैं क्यों छुपाता? सरकार ने कहा है कि बारिश के बाद वह अगली डिलीवरी भेजेंगे। जब तक बारिश रहेगी, वह गांव में कोई राशन नहीं भेजने वाले। मुखिया जी उनमें से किसी की नहीं सुनते और गुस्से में आकर उनको अपने घर से भगा देते हैं। रामू, क्या हुआ? मुखिया जी ने राशन दिया या फिर खाली हाथ लौटा दिए? नहीं शांति, मुखिया जी ने साफ मना कर दिया। बोला सरकार की तरफ से अभी तक कोई राशन नहीं आया है। ये कैसे हो सकता है? सरकार तो हर महीने की शुरुआत में ही राशन भेज देती है। मुझे भी यही लग रहा है शांति। सच कहूँ तो मुझे लगता है कि मुखिया जरूर झूठ बोल रहा है। लेकिन क्यों रामू? हमने उनका क्या बिगाड़ा है? हम तो वैसे ही दिन भर मेहनत करते हैं,
2 वक्त की रोटी के लिए तरसते हैं। पता नहीं शांति, शायद गरीबों के हिस्से में अब भूख, तकलीफ और आंसू ही रह गए हैं। जब तक वोट चाहिए होता है तब तक सब दरवाजे पर आते हैं और वोट मिलने के बाद सब अपना असली चेहरा दिखा देते हैं। तभी रामू के घर जमींदार आ जाता है और रामू से कहता है, अरे रामू, तूने जो कर्ज लिया था ना पिछले साल, वो अभी तक चुकाया ही नहीं है। तू क्या कर रहा है अब तक? कितना वक्त हो गया। मेरी भी कोई सीमा है सहन करने की। आखिर तू मेरा कर्ज कब वापस करेगा? जमींदार जी, माफ कीजिए, इस बार मेरे पास सच में कुछ नहीं बचा। बारिश ने खेत बर्बाद कर दिए, फसल बर्बाद हो गई, घर में एक दाना तक नहीं, बच्चों के लिए भी कुछ नहीं। मुझे एक मौका दे दीजिए। अरे रामू, मुझे तेरे भूखे पेट से क्या लेना देना। मैं तेरा पेट भरने नहीं, अपना पैसा वसूल करने आया हूँ। और तुझे तो पता है, कागज पे साफ साफ लिखा है, अगर रकम समय पर नहीं चुकाई गई तो मकान पर कब्जा कर लिया जाएगा। जमींदार जी, इस घर के सिवा मेरे पास कुछ नहीं है। मुखिया जी ने भी राशन देने से साफ मना कर दिया, और अब आप अगर ये छत भी छीन लेंगे तो मैं अपनी बीवी बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगा? रामू, देख तू कहीं भी जा, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जंगल में जा, नदी में जा या कहीं डूब कर मर जा, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब मेरी रकम नहीं दे सकता तो तुझे इस घर में रहने का कोई हक नहीं। कागजों के हिसाब से अब यह घर मेरा है और तुझे इसी वक्त इस घर को खाली करना होगा। जमींदार जी, इंसानियत नाम की भी कोई चीज होती है। क्या गरीबी इतनी बड़ी सजा है कि रहने की छत भी ना बचे? जमींदार के पास रामू के घर के कागज होते हैं जिसमें साफ साफ लिखा था, रकम समय पर न देने पर उसका घर उससे छीन लिया जाएगा। जमींदार रामू और शांति को घर से बाहर निकाल देता है। रामू, इतनी तेज बारिश में अब हम कहाँ जाएंगे? घर भी छिन गए, बच्चों का क्या होगा? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम घबराओ मत, मैंने सोचा है। मेरे बचपन का दोस्त है ना राहुल, उसके घर चलेंगे। वह भला इंसान है, हमारी मदद जरूर करेगा। सबने मुंह मोड़ लिया, तब भी वो हमेशा साथ खड़ा रहा। मैं जानता हूँ वो हमें यूं बारिश में नहीं छोड़ेगा। सच कह रहे हो ना रामू? वो हमें अपने घर में रख लेगा ना? मैं बच्चों को लेकर बहुत डरी हूँ, कहीं बारिश हमें बहाकर ना ले जाए। जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें और बच्चों को कुछ नहीं होने दूंगा। चलो, देर मत करो, हर पल बारिश और तेज होती जा रही है। अब अगर नहीं निकले तो हो सकता है रास्ता और ज्यादा पानी में डूब जाए। रामू और शांति दोनों ही उस बारिश में मदद की एक आस से अपने दोस्त राहुल के घर पहुंचते हैं। राहुल, अरे ओ राहुल। जाकर देखो ना, लेकिन सुनो, इतनी बारिश में कोई आया है तो जरूर कोई मुसीबत में होगा। अरे अनामिका, और कौन होगा? मेरा बचपन का मित्र रामू ही होगा। बेचारा पहले ही बहुत परेशान है। तो सुन लो जी, मैं साफ कह रही हूँ, उस फटीचर की कोई मदद मत करना। वो हर वक्त रोता रहता है, बस दुख और मुसीबत की पोटली लेकर आता है। लेकिन अनामिका, वो आज सचमुच में मुसीबत में होगा। घर से निकाल दिया गया है, बच्चे भी उसके साथ में हैं। ऊपर से इतनी तेज बारिश, कम से कम एक रात की शरण तो हम उसे दे ही सकते हैं। और हमारा क्या? हमारे पास खुद खाने को कुछ नहीं है। इस बार तो मुखिया जी ने हमें भी राशन नहीं दिया। तुम्हें लगता है कि हम किसी और का बोझ उठा सकते हैं? अनामिका, यह तुम क्या कह रही हो? वो मेरे बचपन का दोस्त है। जब मैं बीमार पड़ा था तो वही सबसे पहले दौड़ कर आया था। आज जब उसे जरूरत है तो क्या हम उसकी थोड़ी सी भी सहायता नहीं कर सकते? सुनो, आज मैं किसी बहस के मूड में नहीं हूँ। तुम साफ साफ मना कर देना कि हमारे पास ना जगह है ना खाना। वो कहीं और चला जाए।
रामू उदास मन से रामू के पास आता है। राहुल, यार मैं बहुत परेशान हूँ। घर से निकाल दिया गया है, ऊपर से यह बारिश। क्या तुम मुझे अपने घर में कुछ दिन के लिए पनाह दे सकते हो? रामू भाई, माफ करना यार, मेरे घर में सच में बिल्कुल जगह नहीं है। अनामिका के घर वाले आए हैं यार, सब लोग ठूस ठूस कर भरे पड़े हैं। घर का हर कोना भरा पड़ा है, घर में पाँव रखने की भी जगह नहीं है। मुझे माफ करे यार। ये क्या कह रहा है राहुल? मैंने तेरे हर बुरे वक्त में साथ दिया है। तू जब बीमार पड़ा था, मैं दिन रात तेरे साथ रहा, तेरे लिए दवा लाया, खाना बनाया। आज जब मुझे जरूरत है तो मुझसे मुंह मोड़ रहा है। हाँ रामू, मैं मुंह मोड़ रहा हूँ। तू जो कह रहा है वो बिल्कुल सच है, लेकिन सच यह भी है कि मेरे हाथ में कुछ नहीं। मेरे घर का कोना कोना भरा पड़ा है, घर में थोड़ी सी भी जगह नहीं है। मतलब राहुल, अब मेरे लिए तेरे घर में कोई जगह नहीं, ना इस दुनिया में ना अपनों में। मेरे लिए अब कहीं जगह नहीं। रामू, मैं तेरा दर्द समझता हूँ, लेकिन इस हालत में मैं कुछ नहीं कर सकता। बारिश तेज होती जा रही है, तू कहीं और कोशिश करना यार। शायद कोई और तेरी मदद कर दे। रामू और राहुल बहुत गहरे मित्र थे, लेकिन अनामिका के कहने पर राहुल ने रामू को अपने घर में जगह नहीं दी। यह देखकर रामू बहुत दुखी और निराश हुआ। रामू अपने परिवार के साथ जंगल की ओर निकल पड़ता है, इस उम्मीद में कि शायद उसे वहां कुछ शरण मिल जाए। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था और बारिश भी तेज होती जा रही थी। जंगल का रास्ता खतरनाक था, लेकिन रामू के पास और कोई विकल्प नहीं था। हे ऊपर वाले, अब तो मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। ना तो मेरा दोस्त मेरी सहायता करने के लिए तैयार है, ना ही गांव का कोई और व्यक्ति। यदि हम बारिश में ऐसे ही भीगते रहे तो मेरी बीवी और बच्चों की तो तबीयत बिगड़ जाएगी। यह तो मेरे लिए बहुत ही बड़ी मुसीबत का संकेत है। कुछ कर प्रभु, कुछ कर। रामू अपने दुखों से परेशान होकर उदास खड़ा ही था कि तभी उसे एक पेड़ से आवाज आती है। सुनो रामू, हैरान मत हो, मैं कोई साधारण पेड़ नहीं हूँ। मैं एक इच्छाधारी पेड़ हूँ। मुझे वरदान प्राप्त है कि मैं जो सोच सकता हूँ वह बोल सकता हूँ, और चाहूँ तो जरूरतमंदों की भी सहायता कर सकता हूँ। इच्छाधारी पेड़? ऐसा मैंने केवल कहानियों में सुना था, मगर आप तो सच में बोल रहे हैं। हाँ रामू, मैं तुम्हारी मुसीबत को समझ सकता हूँ, इसीलिए मेरी यह इच्छा है कि तुम दोनों की सहायता मैं अवश्य करूँगा। तुम बहुत थक चुके होंगे, अब तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो क्या सच में पेड़ महाराज आप हमारी सहायता करेंगे? बिल्कुल रामू, मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूँगा। मैं तुम्हें अपने अंदर एक ऐसी जगह दूंगा जहां तुम आराम से सुरक्षित रह सकोगे। बाहर की दुनिया से छिपकर आराम से ठंडी हवा, मीठी खुशबू और सुकून, यह सब तुम्हें मेरे अंदर मिलेगा। पेड़ महाराज, आपने तो हमारी जान ही बचा ली। सच कहूँ, मेरे अंदर अब फिर से जीने की उम्मीद जाग गई। गांव में बारिश और भी तेज हो जाती है और बिजली की कड़कने से पूरा गांव कांप उठता है। तेज हवाओं के साथ पानी बौछार बनकर गिरता है और गांव के सभी लोग एक जगह पर एकत्र होते हैं। अरे विनोद, ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। ऐसा लगता है जैसे आसमान खुद हमारे गांव पर टूट पड़ा हो। हाँ, सच कह रहे हो काका। खेतों में तो पानी इतना भर गया है कि अब फसल बचने का कोई आसार ही नहीं। हमारे घरों में भी पानी घुस चुका है। अगर यूं ही बारिश चलती रही तो हम सब का सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। हाँ बिल्कुल,
और मैं तो कहता हूँ कि अब हमें गांव में नहीं रहना चाहिए। यह जगह अब रहने लायक नहीं लग रही है। क्या कह रहे हो अनिल काका? अगर हम गांव में नहीं रहेंगे तो फिर कहाँ जाएंगे? हमारा सब कुछ तो यही है। हमारा घर, जमीन, मंदिर, सब कुछ तो हमारा इसी गांव में है। और देखो विनोद, बात समझने की कोशिश करो। इस समय हमारी जान की कीमत सबसे ज्यादा है। खेत, घर सब बाद में देखा जाएगा। अगर हम जिंदा रहे तो दोबारा मेहनत कर कर सब बना लेंगे, लेकिन अगर यहीं फंसे रह गए तो कुछ नहीं बचने वाला। काका बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैंने अभी अभी स्कूल की बिल्डिंग देखी है। छत गिर चुकी है, दीवारों में दरारें आ गई हैं, राशन की दुकान में पानी भर गया है, और वैसे भी मुखिया जी अब कुछ राशन तो बांट नहीं रहे। उन्होंने साफ मना कर दिया है कि अब जो बचा है वह सिर्फ खास लोगों को ही मिलेगा। और मुखिया जी को तो शर्म से मर जाना चाहिए। जब जरूरत थी तब वो कहाँ थे? बच्चों को दूध तक नहीं मिल रहा और वो आराम से अपने घर में बढ़िया बढ़िया पकवान बना के खा रहे हैं। राशन तो उन्होंने किसी को दिया नहीं। और इसीलिए तो कह रहा हूँ विनोद, हम सबको कोई रास्ता ढूंढना होगा। मेरा मानना है कि अगर हम जंगल की ओर चले जाएं तो वहाँ कुछ ऊंची जमीन मिल जाएगी। कम से कम वहाँ बारिश का पानी नहीं भरेगा और पेड़ की छांव भी होगी। कुछ दिन वहीं रहेंगे, जैसे ही बारिश थमेगी तो वापस लौट आएंगे और अपनी खेती और घर बार को फिर से ठीक कर लेंगे। सभी गांव वाले जंगल की ओर जाने लगते हैं। जंगल में जाते ही उन्हें रामू का पेड़ वाला घर दिखता है, जिसे इच्छाधारी पेड़ ने उन्हें दिया था। सभी उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। अरे काका, बिरजू, आप सब इस घने जंगल में और इस छोटे से पेड़ के नीचे क्या करने आए हैं? इतनी बारिश में यहाँ तक पहुँचना आसान नहीं। जरूर जरूर कोई खास बात होगी। सब कुछ ठीक तो है ना? अरे रामू बेटा, हमें माफ कर दे। पूरा गांव जैसे तबाही की चपेट में आ गया। बारिश थमने का नाम नहीं ले रही। किसी की छत उड़ गई, किसी का घर बह गया। हमारे पास अब ना कोई रास्ता बचा, ना कोई सहारा। बस यही सोचकर तुम्हारे पास चले आए कि शायद तुम इस पेड़ में हमें थोड़ी सी जगह दे दो। अरे काका, आप तो मेरे बड़े हैं। मेरी जगह पे आपका हक सबसे पहले है। मैं आपको यह जगह क्यों नहीं दूंगा? ये पेड़, ये छांव, ये झोपड़ी सब कुछ आपका ही तो है। आइए, अंदर आइए। आप लोग जब तक चाहें इस पेड़ पर रह सकते हैं। अरे रामू बेटा, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। तेरी यह झोपड़ी आज हमारे लिए किसी मंदिर से कम नहीं। यह सब बहुत अच्छा है। यह छत, यह दीवारें, यह हमें बरसात से बचा रही हैं। बस यहाँ एक ही चीज की कमी है। हमने पिछले कई दिनों से कुछ खाया नहीं और यहाँ पर खाने का एक दाना नहीं। दूसरी ओर मुखिया अपने घर में बहुत खुश था, क्योंकि उसके पास खाने के लिए बहुत सारा राशन था और उसके घर में बरसात का कोई ज्यादा असर नहीं पड़ रहा था। वह अपने घर में आराम से बैठा था, जबकि गांव के दूसरे लोग संघर्ष कर रहे थे। सुनिए जी, कृपया समझने की कोशिश कीजिए। ये पूरा गांव खाली हो चुका है। हर दिशा से पानी गांव की ओर बढ़ रहा है। अब सिर्फ हम ही बचे हैं जो अभी तक यहाँ रुके हुए हैं। लेकिन मैं क्यों खाली करूं? मेरा घर अभी भी ठीक खड़ा है। कोई दरार नहीं, कोई नुकसान नहीं। गांव वालों के पास तो के मकान नहीं थे, इसीलिए वह डर कर भाग गए। लेकिन मेरे पास सब कुछ है। मजबूत दीवारें, भरा हुआ राशन और छत जो अभी तक टिकी हुई है। बात सिर्फ दीवारों की नहीं है, ये प्राकृतिक आपदा है। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। नदियाँ उफान पर हैं। अगर बाढ़ का पानी गांव में घुस आया या आपकी छत गिर गई तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? हाँ, शायद तुम ठीक कह रही हो। कभी कभी इंसान अपने घर की दीवारों पर इतना भरोसा कर लेता है कि
कि ऊपर वाले की चेतावनी भी उसे सुनाई नहीं देती। शायद शायद ऊपर वाला मुझसे नाराज है, इसीलिए तो पूरा गांव उजड़ गया और मैं अकेला यहाँ बचा रह गया। चलिए जी, अब वक्त है अपनी जान बचाने का। आप रहेंगे तो फिर से गांव बच सकता है, लेकिन अगर आप ही कुछ हो गए तो इस गांव की उम्मीद भी साथ चली जाएगी। ठीक है, चलो चलो छोड़ देता हूँ मैं इस गांव को और इस घर को, लेकिन वादा करो जब बारिश रुकेगी, जब सूरज निकलेगा तो हम फिर मिलकर इस गांव में वापस आएंगे। इस गांव को फिर से एकजुट होकर बनाएंगे। मुखिया गांव के लिए जितना भी राशन मिला था, सभी राशन अपनी बैलगाड़ी में रखकर जंगल की ओर गांव वाले की खोज में निकल जाता है। जल्द ही उसे सभी गांव वाले मिल जाते हैं जो रामू के पेड़ वाले घर के पास शरण लिए हुए हैं। रामू, मुझे माफ कर दे, मैं तुम्हारा बहुत बड़ा गुनहगार हूँ। जो कुछ भी हुआ मुझे उसके लिए माफ कर दो। नहीं नहीं, हमें आपसे कोई शिकायत नहीं। ये जंगल सबका है, आप भी तो हमारे जैसे ही हैं। इस जंगल पर आपका भी पूरा हक है। और मुखिया जी, हम सब बहुत भूखे हैं, यहाँ खाने का एक दाना नहीं। बच्चों ने 3 दिन से कुछ नहीं खाया। काका, रामू, अब तुम्हें खाने की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। देखो, मैं बैलगाड़ी भरकर इतना सारा राशन लेकर आया हूँ। दाल, चावल, आटा, नमक, जो भी चाहिए इसमें सब कुछ है। मुखिया जी, इतना सारा राशन, लेकिन कैसे? मुझे माफ करना रामू, सरकार ने सारा राशन दिया था, लेकिन मैंने तुमसे छुपाया। मुझे डर था कि यदि मैंने तुम्हें राशन दे दिया तो तुम वापस आ जाओगे। मुझे माफ कर दो, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मुखिया जी, आपने इतना बड़ा धोखा किया, लेकिन मैं आपको दोषी नहीं मानता। शायद मेरी किस्मत ही ऐसी है। नहीं रामू, ऐसा मत कहो। तुमने आज मेरी आंखें खोल दी। अब ये जमीन सिर्फ मेरी नहीं, हम सबकी है। मैं तुम्हें तुम्हारी जगह वापस दिला दूंगा। हम सब बारिश रुकने के बाद अपने गांव को फिर से बनाएंगे। मुखिया को अपने गलती का एहसास हो जाता है और वह रामू से माफी मांगता है और वादा करता है कि वह गांव को फिर से बसाएगा। और फिर सभी गांव वाले एक साथ मिलकर अपनी नई शुरुआत करते हैं।